हाँ जी बच्चों, तो देखिए बच्चों, बेसिकली जो हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हालांकि इस चैप्टर का मेन पार्ट हट गया है, दैट इज एक्सट्रैक्शन, लेकिन फिर भी चैप्टर में कुछ चीजें बचती हैं जो हम क्लियर करेंगे, समझेंगे। ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं और एक एक पॉइंट को मजबूत करते हुए स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, हमारे जो नेचर है उस नेचर में लगभग लगभग 118 एलिमेंट है। बुक में 115 है, मैं भी बता दे रहा हूं, 118 एलिमेंट हम फाउंड कर चुके हैं। इन एलिमेंट्स के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है तो कुछ डिफरेंसेस है, यानी कुछ तो आपस में एक से है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है और कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हम लोगों ने सभी एलिमेंट को बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। मेन ग्रुप में पहला मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल। On the basis of similarities and differences, all the elements are classified into two main groups, that is metal and non-metal. Metals और non-metal ही दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? जितना भी भारी भरकम सामान बनता है, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है रोड में, उसमें जितना भी लोहा लगता है, घर बनते हैं, लोहा, वो सब हमारा मेटल का ही होता है। मेटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, कई सारे कंपाउंड को बनाता है, कई जगह हमारी बहुत हेल्प करता है और इसके बिना कुछ ना कुछ लाइफ पॉसिबल नहीं है। आप आज घर में बैठे हो तो जिस चेयर पे बैठे हो उसमें भी कुछ मेटल लगा हुआ है। हर घर में कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में मेटल होगा। होता क्या है, पढ़ेंगे अगर समझो। आयरन, लोहा एक ऐसा मेटल है जो हर घर में पाया जाता है। चांदी, सोना, ये मेटल हर घर में पाया जाता है। यानी मेटल जो है बेसिकली आपका क्या है, दोनों ही हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इनकी मदद से कई सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। ठीक है, हम बारी बारी इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल, बस यही चैप्टर है। तो आज मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल को आगे फर्दर पढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीजों का मीनिंग बताना चाहूंगा जो बहुत कॉमन है। एक होता है मेलिएबल, अभी लिखवाएंगे, पहले समझेंगे। एक होता है डक्टाइल और एक होता है ब्रिटल। देखिए, मैं मेटल नॉन मेटल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बस इन तीनों चीज की बात कर रहा हूं। कोई भी ऐसा सबस्टेंस, कोई भी ऐसा सबस्टेंस, ये कोई सबस्टेंस है, मैंने इस पे क्या करा, फोर्स लगाया। क्या करा, किसकी मदद से, हैमर की मदद से इसको बीट करा। क्या करा, इसको पीटा। पीटा मतलब इस पे फोर्स लगाया और मैं देखता हूं फोर्स लगाने के बाद ये टूटता नहीं है बीच में से। ये क्या हो रहा है, इसकी विड्थ तो बढ़ती जा रही है और हाइट कम हो गई, यानी पिचक गया और थिन शीट्स में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? तो ऐसे सबस्टेंस को हम बोलेंगे मैलिएबल। वो सबस्टेंस which can be changed into the thin sheets on beating by the hammer। हथौड़े से मारने के बाद अगर वो अपनी साइज को तोड़े बिना पतली पतली शीट्स में आ जाए, चेंज हो जाए बिना टूटे, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। और उस सबस्टेंस को क्या कहा जाएगा, यानी ये सबस्टेंस क्या कहलाया गया, मेलिएबल। और ये जो प्रॉपर्टी शो हुई है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, मेलिएबिलिटी। यानी मेलिएबल मींस व्हिच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट। जिसको हम पीटते हैं, हैमर से मारते हैं, हम फोर्स लगाते हैं ताकि वो छोटी छोटी शीट में आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मैलिएबिलिटी। और ये सबस्टेंस जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें कहा जाता है मैलिएबल। क्या कहा जाता है? अगला आता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है, जिसको स्ट्रेच करने पर, खींचने पर वो टूटे ना और छोटे छोटे वायर्स में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए? यानी अगर मैं किसी सबस्टेंस पे फोर्स लगा रहा हूं, उसको स्ट्रेच कर रहा हूं, इसमें मैंने मारा नहीं है, मैंने स्ट्रेच करा है, फोर्स लगाया है। और फोर्स लगा के मैं क्या देख रहा हूं कि वो टूटता नहीं है, वो अपनी लेंथ बढ़ा लेता है और उसका साइज पतला सा छोटा वायर में चेंज हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। और वो सबस्टेंस क्या कहलाया जाता है, जिसको मारने पर
शीट में चेंज हो जाए, मैलेबल। जो स्ट्रेच करने पर वायर्स में चेंज हो जाए, डक्टाइल। और जो इन दोनों में से किसी में भी चेंज ना हो, टूट जाए। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक पर फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटल। ये तीन चीजों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे वायर, अभी कभी हमारे अपना कोई घर पे अगर लीड पड़ी हो कोई बेकार, एक टाइम पे आके टूटेगी ना, एक टाइम पे आके जब उसकी सारी प्रॉपर्टी वो कर्व टूट जाएगा। लेकिन वो किस में चेंज हो जाता है? स्ट्रेच करने पर छोटे से पतली होती चली जाती है, लंबा हो जाती है, वायर में चेंज हो जाता है ना। इसलिए तो हमारे पास किसके वायर आते हैं? कॉपर के, एल्यूमिनियम के, क्योंकि वो किस में चेंज हो जाता है? मेटल, वायर में। वो पढ़ेंगे आगे। तो भैया ये तीन चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अब हम इन पॉइंट को माइंड में रखते हुए सबसे पहले मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ similarities as well as differences, on the basis of similarities as well as differences, on the basis of similarities as well as differences, यानी उनकी similarities और differences को देखते हुए, कॉमा all the elements of, on the basis of the similarities as well as differences, comma all the elements can be divided into two main groups, can be divided in the two main groups. All the elements can be divided into two main groups. पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट। दो सबस्टेंस, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन चल रहा है। दो सबस्टेंस विच कैन बी बीटन विद अ हैमर and change into thin sheets to form thin sheets. Those substances which can be beaten with a hammer to form thin sheets are called malleable. बिना टूटे are called malleable. Are called malleable. To form thin sheets are called malleable. आगे लिखिए, those substances which can be stretched to form wire, to form thin wire, are called ductile. Which can be stretched to form thin wires are called ductile. दोनों होता है, बात करेंगे अभी। मैंने सब्सटेंस का नाम ही लिया, अभी बात करेंगे। आगे लिखिए, which can be stretched to form thin sheets. And last, those substances which break into pieces on hammering or stretching are called ductile. अरे लिख लो यार अपनी भाषा में। Those substances which break into pieces on hammering or stretching लिखिए। आप हेडिंग डालिए सबसे पहले मेटल, जल्दी से। देखिए मेटल क्या होते हैं, सबसे पहले ऑफिशियल डेफिनेशन, अब बच्चों वाली नहीं। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट
जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब केमिकल रिएक्शन होता है जब किसी के साथ क्या कर रहा हो, रिएक्शन कर रहा हो, किसी के साथ कंपाउंड बना रहा हो, तो उस दौरान अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर ले, क्योंकि जब कोई हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वो एलिमेंट जो अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने ऊपर कैसा चार्ज कैरी करता है, और क्या कहलाया जाता है, कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दो चार्ज। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके, या तो एक करेगा या दो करेगा या तीन, एक वाले को क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक आयन। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? तो अभी मैंने वो नहीं, बच्चों वाली डेफिनेशन है वो भी लिखाऊंगा, हीट, कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं। क्या है डेफिनेशन? मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल, और इन्हीं वजह से वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इसी वजह से मेटल्स का जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए मेटल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो सब्सटेंस जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दे और अपने ऊपर प्लस चार्ज को कैरी कर ले ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और ये कौन शो करता है प्रॉपर्टी? मेटल। तो दैट्स व्हाई मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस, दोज एलिमेंट which loses electron to form a positive ion, and that's why metals are said to be as a electropositive element. क्लियर है क्या होता है मेटल? क्या है मेटल? मेटल्स क्या है? वो एलिमेंट जो क्या लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन को, और अपने ऊपर कैसा चार्ज कैरी करते हैं। इसी वजह से मेटल का दूसरा नाम क्या है? लिखो, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म, ये बच्चों वाली डेफिनेशन लिखूंगा पहले वाली। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म, metals are the elements which form positive ions. metals are the elements which form positive ions. कैसे पॉजिटिव आयन कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पॉजिटिव आयंस by losing electron, which form positive ions by losing electrons. Metals are, that's why metals are also known as electropositive element. शॉर्ट में लिख लो. And that's why metals are also known as electropositive elements. क्यों? Because they form positive ion by losing electron. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या फॉर्म करते हैं? पॉजिटिव आयन. एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल जैसे Na+, सोडियम अपनी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अपने ऊपर क्या चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव. बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अपनी आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने ऊपर क्या कैरी करता है? बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अपनी आखिरी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या कैरी करता है? ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं और हर मेटल करता है लूज. ठीक है, कोई बहुत मुश्किल से करता है तो कोई बहुत इजीली. ये बहुत जल्दी कर लेता है, ये बहुत मुश्किल से करता है. करते सब है. ठीक है, तो आया समझ में मेटल्स क्या है? आगे सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए. इसमें एक एक्सेप्शन है. ऑल मेटल्स लिखा है मैंने, ऑल मेटल्स, यानी एक एक्सेप्शन है. लिख लो हाइड्रोजन. बेटा हाइड्रोजन ऐसा दोगला आदमी है, एलिमेंट है, जो ना, जो होता तो नॉन मेटल है लेकिन प्रॉपर्टी ये वाली शो करता है. क्यों? क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर क्या कैरी कर लेता है? पॉजिटिव आयन. तो इसलिए याद रखना, देयर इज ए एक्सेप्शन. मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मैंने क्या लिखा है? मेटल्स आर द एलिमेंट्स, लेकिन एक को छोड़ के, इसका नाम है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. तो वो नॉन मेटल होकर ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है. इसलिए मैं क्या बोलूंगा, इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे इसको,
बस एक दूसरी कैटेगरी का शो कर रहा है, तो लिख लेना, एक्सेप्शन मत लिखो, जब नॉन मेटल पढ़ाऊंगा उसमें एक्सेप्शन लिखेंगे इसे। फिलहाल क्या लिख लो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बस एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिख लो ब्रैकेट में, इट इज अ नॉन मेटल। देखो अगला, आज दोनों का पूरा पार्ट करके कल केमिकल प्रॉपर्टी हैंड टू स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा चैप्टर ये, क्योंकि मेन टॉपिक तो वही था तुम्हारा, उसमें टाइम लगता है बच्चे को समझाने में, थोड़ा डिफिकल्टीज, मुश्किल से हफ्ता भर। अब सुनिए सुनिए, अब जो सबसे ज्यादा एबंडेंट मेटल है अर्थ की क्रस्ट में, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल, मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑफ द अर्थ, एक नंबर में आएगा तो लिख लीजिए एल्यूमिनियम। लगभग लगभग 7% पूरी अर्थ की क्रस्ट का 7% कॉन्स्टिट्यूट करता है। जितने भी देखो सारे एलिमेंट हमें अर्थ की क्रस्ट से ही तो मिलते हैं, अर्थ में से तो मिलते हैं, खान होती है, सोने की खान है ना, गोल्ड माइंस। तो भैया लिख लीजिए मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। मोस्ट, अगला पॉइंट, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ब्रैकेट में 7%, देख लो ब्रैकेट में 7%, पूरी अर्थ की क्रस्ट का 7%, 7%। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, लिख लो ब्रैकेट में 7% इन द अर्थ क्रस्ट, 7%। दूसरे नंबर पे आता है आयरन, 4%, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल आयरन, 4%। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, इसके बाद लिख लो, फिर आता है कैल्शियम, डिक्रीज होता चला जाता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और भी है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, आगे अगर हम मेटल की जितनी बात करें, इसका इतना बड़ा यूजेस है हमारी डेली लाइफ में। आपके घर में बर्तन आते हैं, यूजेस भी आता है ना, बता देंगे, कुकिंग यूटेंसिल्स। दूसरा रेलवे ट्रैक्स, जो घर की जो हमारी ट्रेन की पटरी होती है, रेलवे कोच, कार, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार, बड़े बड़े हाउसेज में यूज होता है, एरोप्लेन्स में, ट्रक्स में, ट्रेन्स में, शिप्स में, और साथ के साथ बेसिकली फैन, मशीन्स, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रिक वायर, सुना होगा इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक पोल। यानी मेटल का हम जितना यूज पड़े उतना कम है। तो किसी भी, और ये सब काम किस चीज के लिए किया जाए? डेवलपमेंट। जितनी भी चीजें मैंने बताई, इससे देश की क्या डिपेंड करती है? डेवलपमेंट। तो यानी मेटल जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इकोनॉमी में। लिख लो, इट इज मेटल, लिख लीजिए, मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को संभालने में सबसे बड़ा रोल है इनका। वैसे तो और भी है, लेकिन गाड़ियां बनती है, नई नई एरोप्लेन बनाते हैं, मशीन बनती है जगह जगह, मंगलयान बना उसमें मेटल यूज हुआ, कुछ भी हो गया है ना। तो लिख लीजिए मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। नेशनल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, किसी भी कंट्री का नेशनल इकोनॉमी इस पे बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा यूज है। लिख लो शॉर्ट में, यूज इन फैन, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, और तो और कई सारे एलॉय बनाए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में। यानी हम जितना यूज पढ़े कभी अनएंडिंग है, यानी हमें पता ही नहीं कितना यूज है यार, बहुत वाइड यूज है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, मेटल की बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। metals, अब छोटी डेफिनेशन, metals are the elements which conduct heat and electricity and are malleable and ductile। ये 9th में भी पढ़ी थी, 8th में भी पढ़ी थी, लिख लो ये भी शॉर्ट में। बढ़िया, कुछ भी हो सकता है, क्या है ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेटल क्या है। वो सबस्टेंस होते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, जैसे घर के बर्तन, तभी तो वो मेटल के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तभी तो जो हमारे तार होते हैं वो मेटल के होते हैं, कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं, है ना। तो metals are elements that conduct heat and electricity, and malleable and ductile। Malleable and ductile। ठीक है, एग्जांपल लिखो। और भी प्रॉपर्टी है, सोनोरस, हार्ड वगैरह, वो आगे पढ़ेंगे अभी अगली क्लास में। आगे लिखो, वैसे उसको पढ़ाने का मूड तो नहीं है।
9th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन कोई भी ओरल करेंगे, लिखेंगे नहीं उसके बारे में, शॉर्ट में लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, सिंबल लिखो, कोई नाम नहीं लिखेगा। आयरन का Fe, ताकि याद भी हो आपको, आयरन, गोल्ड, गोल्ड का AU, कैपिटल A स्मॉल u, सिल्वर AG, कैपिटल A स्मॉल g, बुक में नहीं है, लिख लो इसलिए। कॉपर Cu, प्लेटिनम PT स्मॉल t, जिंक Zn, टिन SN, टिन का होता है SN, कैपिटल S स्मॉल n, S फॉर सनी, SN, लेड PB, मरकरी Hg, कैपिटल H स्मॉल g। बहुत सारे 118 एलिमेंट हैं, जो जो लिखा रहा हूं उसे याद कर ले बस। Hg, सोडियम Na, बहुत सारे हैं मेटल यार। और बेटा याद रखना, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ये 9th में ही पढ़ा था, सारे मेटल सॉलिड होते हैं। अब नहीं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर। देख लो अगला पॉइंट, एक नंबर में आता है, मरकरी को छोड़ के सभी मेटल सॉलिड होते हैं। और मरकरी इतनी भारी होती है बच्चों, मैं शायद आपको बता भी चुका हूं, बहुत बारी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैं कॉलेज में था, तो इतनी बड़ी मरकरी थी, इसमें इतने फिल थी, ये फिल थे, ऐसी इंक में थी इस बोतल में। सर ने बोला ऋषभ जा जैसे आराम से लाइयो, है ना, काफी भारी है। क्या कह रहे हो सर, ये इंक इतनी है? मैं मजे में ले गया, मैंने कहा मजाक उड़ा रहे, दिखा सर मेरा, पहले पतला सा था ही मैं बहुत ज्यादा फर्स्ट ईयर में, ठीक है भैया। मैं गया, पता एक, जैसे हम किसी चीज को, जब भारी चीज को उठाते हैं तो माइंड में फीलिंग आ जाती है कि यार भारी है तो भारी की तरह प्रिपेयर रहो, आसान है। ओ जैसे मैंने उठाया भाई साहब, मैं नीचे झुक गया, लेकिन मरकरी ना उठी मेरे से, सही बता रहा हूँ। फिर मुझे दोनों हाथ लगाने पड़े तब तो उठी वो। 3.5 किलो वजन होता है इतनी मरकरी में लगभग, सही कह रहा है बिल्कुल, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं उठाया, मैं नीचे झुक गया, मुझे उठी ना, 3 किलो एकदम से उठा लेंगे, मैं नीचे झुक जाऊंगा एकदम से, या तो पहले से प्रिपेयर हो। तो इसलिए मरकरी बहुत हैवी मेटल है, ठीक है, तो वो लिक्विड होती है, इसलिए एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, लिख लीजिए इसको, ठीक है। मेटल की इंट्रोडक्शन करता हूं, नाउ प्लीज राइट डाउन द हेडिंग नॉन मेटल्स। भागी भागी फिरती है, भागी भागी फिर है पारा, हाँ पता हूँ इसके बारे में, अलग इसका अलग वो है पूरा। मामा जी मेरे यही काम करते हैं, मरकरी के पारा की शिवलिंग बनाते हैं, बहुत खतरनाक होती है मरकरी। हाँ बिल्कुल, मुगल सेक्शन है ना फिजिक्स के। सुनिए अब, ठीक है जी, समझ में आया पक्का। अब नॉन मेटल, चलो नॉन मेटल तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या, जैसे मेटल क्या करते थे, केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर, भैया जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए कहां गए, तो वो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन ना, जो सब्सटेंस गेन करता है, जो एलिमेंट गेन करता है, उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज किए गए, जिसके द्वारा किए गए, मेटल। उन इलेक्ट्रॉन को लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को जिसने लिया, उसका क्या नाम देंगे? तो नॉन मेटल क्या होते हैं? वो सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं और एनायन फॉर्म हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या नाम देंगे? नॉन मेटल्स। क्या नाम देंगे? देखो फटाफट, शॉर्ट में तो पढ़ चुके हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, आसान चैप्टर है, बस एक एक चीज ध्यान से सुनना। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म, non-metals are the elements which form negative ions by gaining electrons except hydrogen, क्योंकि ये दोगला आदमी होता तो नॉन मेटल का है, तो नॉन मेटल मतलब इसको करना तो नेगेटिव आयन फॉर्म करना, लेकिन करता क्या है ये? पॉजिटिव।
नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब जिसकी नाइन्थ कमजोर है ना गेनिंग, भैया उसको तो कुछ समझ में आ रहा होगा, सच बात। नाइन्थ तो पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से टॉपिक, कब पॉजिटिव आयन है, कब गेन करता है, कब लूज करता है, क्यों करता है लूज, क्यों करता है गेन, है ना। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। उनको पॉजिटिव कहते थे क्योंकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते थे, इनको नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि ये नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें शॉर्ट में सीधा सीधा, क्योंकि आप जनरली देखोगे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा। जैसे एग्जांपल के तौर पे O2 नेगेटिव, है ना, एग्जांपल के तौर पे O2 नेगेटिव। और बताओ, और एग्जांपल बताओ, बताओ बताओ। नहीं वो तो OH मेटल कंपाउंड हो गया, वो तो पॉलीएटॉमिक आयन। और बताओ, और किस पे देखा है आपने? बहुत बढ़िया, Br2 नेगेटिव, और क्लोराइन नेगेटिव, लिथियम मेटल है लिथियम, बैरियम, नाइट्रोजन N3 नेगेटिव। चलो, हाँ बहुत सारे हैं, लिखे। तो ये सभी क्या है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। नियोन इनर्ट गैस, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो ना तो लूज करता ना गेन करता। ठीक है, हमने क्या बोला, मेन ग्रुप मेटल नॉन मेटल है, वो इनर्ट गैस एक अलग ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि गिने चुने केवल 8 से 10 इनर्ट गैस, ज्यादा नहीं है। इनर्ट गैस, नोबल गैसेस, इनर्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें लिख लो एक्सेप्शन क्या है, लिख लो एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, क्योंकि इट विल फॉर्म H पॉजिटिव नॉट H नेगेटिव। ठीक है, ये H पॉजिटिव फॉर्म करेगा, H नेगेटिव नहीं। और ये रीजन हम आगे पढ़ेंगे, पोलर नेचर होता है जो भी पढ़ेंगे वाटर का, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ इसमें सुन लीजिए। ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये संख्या में तो बहुत कम है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है बेटा, बहुत कम मेटल के एस्पेक्ट में, लेकिन इसके बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। रीजन, एक ऐसा नॉन मेटल जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज कार्बन। आप खाना खाते हो उसमें कार्बन, आपकी बॉडी में प्रोटीन है उसमें कार्बन, कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, आपकी कहते हैं ना कार्बन, कार्बन इज द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल। जगह जगह कार्बन, डायमंड कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन। तो ये कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी बॉडी में, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा नॉन मेटल ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आज आप सांस ले पा रहे हो। यानी इन दोनों के बिना भले ही छोटे हैं मगर बाकी सब चीजें रखी रह जाएंगी, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो। ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस कैसे लोगे? नाइट्रोजन का काम क्या करता है, नाइट्रोजन कंबशन के रेट को डाउन करता है ताकि एकदम से खत्म ना हो जाए कंबशन के रेट को। सल्फर, हमारे बालों में सल्फर होता है, सल्फर, ठीक है, होता है भैया, बस होता है तो होता है। ठीक है, सल्फर। तो भैया नॉन मेटल हालांकि संख्या में बड़े कम है, मगर इनका यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट। द मोस्ट एबेंडेंट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन। मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं कि बहुत यूजर कभी सोच रहे हो। मोस्ट एबेंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। तो ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा है, जो लगभग लगभग 50% है अर्थ की क्रस्ट में। नॉन मेटल इन द, आता है क्वेश्चन ऐसा, मोस्ट एबंडेंट मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, लगभग यूजेस में है लेकिन पाया जाने वाला ऑक्सीजन 50%। दूसरे नंबर पे लिख लीजिए सिलिकॉन 26%, सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, हाँ, फॉस्फोरस, सल्फर बेटा, हाँ। हालांकि 22 है, लिख लो ब्रैकेट में, 22 है 24 है, कंफर्म करके बताऊंगा कल। 22 लिख लो अभी के लिए, 22 नॉन मेटल्स हैं भैया, कुछ भी आ सके एक नंबर में। तो ये अबंडेंट में नॉन मेटल, हाँ पूछ सके। ठीक है, 22 है नॉन मेटल्स। अब तक देखो कितनी कम संख्या है, लेकिन आपको पता है पानी है जो हमारी धरती पे, वाटर है, सी है, समुद्र है, उसमें भी नॉन मेटल का ही काम है। वॉट क्या फॉर्मूला होता है, H2O, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन। तो दोनों नॉन मेटल ने, यानी लाइफ जो पॉसिबल हुई है वो नॉन मेटल की वजह से ही हुई है। ठीक है ना, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भैया नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो बेसिक, अब आपका पानी सफाई करना है तो क्लोरीन डालते हैं। कम संख्या के बाद भी इतना बड़ा यूज है, मेटल से ज्यादा यूज है, मेटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मेटल ना हो तो हम चल सकता है, लेकिन नॉन मेटल ना हुआ तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और हाँ, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल की अपोजिट। आया समझ में? तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद सुनिए अगला पॉइंट, अब बेसिक डेफिनेशन क्या, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नॉर हीट नॉर इलेक्ट्रिसिटी, ना तो हीट कंडक्ट करता ना इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ब्रिटल। ना तो मैलेबल होते ना डक्टाइल होते, क्या होते हैं, ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नोबल गैसेस भी इसी का पार्ट है नॉन मेटल का। ठीक है, अलग ग्रुप है हालांकि पीरियोडिक टेबल में, लिख लीजिए। अगला पॉइंट, 22 में से, जैसे मैंने कितने बताया, 22 है बेटा, 22 में से 10 तो सॉलिड होते हैं नॉन मेटल, एक गैस, एक लिक्विड होता है, और 11 गैस, बाकी के सब मेटल है। लिक्विड वाला सुन लो, एक ही है ना, क्योंकि ये ब्रोमाइन पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। एट रूम टेम्परेचर लिख लो, 22 में से 10 सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्या, 10 सॉलिड, एक लिक्विड, और एक 11 गैसेस। आगे लिखिए कुछ एग्जांपल इसके, कार्बन, सल्फर, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, नियोन, आर्गन, ब्रोमाइन, आयोडीन, नियोन, अरे कुछ भी लिख लो, नियोन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। और बेटा कार्बन एलिमेंट की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म, तीसरी भी पाई जाती है, वो आगे पढ़ेंगे अभी। दो एलोट्रॉपिक फॉर्म भी पाई जाती है, पहली डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन ना एलोट्रॉपिक मतलब फिजिकल फॉर्म, कार्बन है दोनों, इसका सिंबल सी होता है, इसका भी सिंबल सी होता है, इसका भी सिंबल सी होता है। ये टू एलोट्रॉपिक फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म, डायमंड और ग्रेफाइट। यानी कार्बन डायमंड के रूप में भी पाया जाता है, और डायमंड प्योर कार्बन होता है, जब उसे बर्न करोगे ना कुछ नहीं बचेगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ऐसी ग्रेफाइट को जब बर्न करोगे कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ और होता तो बचता तो कुछ और भी, कुछ नहीं बचता, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ही है। एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, फिजिकल फॉर्म। ठीक है, लिख लो बस। मेरे हिसाब से यहाँ पे पहला आज का इंट्रोडक्शन खत्म भैया, कल केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्विक रिवीजन क्या क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने पढ़ा मेटल जो होते हैं, एलिमेंट जो हैं, सिमिलरिटी डिफरेंस के हिसाब से दो तरीके के होते हैं, मेन ग्रुप मेटल, नॉन मेटल। वो सब्सटेंस जो हैमर से बीट करने पे थिन शीट में आ जाए मेलेबल, खींचने पर वायर में आ जाए डक्टाइल, और खींचने और मारने पर टूट जाए ब्रिटल। फिर हमने पढ़ा पहला ग्रुप मेटल्स। मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये बात मत भूलना। केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, अपने ऊपर प्लस चार्ज को कैरी करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और यही मेटल है। ज्यादातर मेटल्स हमारे हैं एलिमेंट में से, और उनका बहुत बड़ा यूज है, हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन यूज कम नहीं होने की। सबसे ज्यादा एबेंडेंट मेटल जो पाया जाता है आज के क्वेश्चन वो है एल्यूमिनियम, दैट इज 7%, देन आयरन दैट इज 4%, फिर वैल्यू कैल्शियम, वैल्यू सोडियम, पोटेशियम कम होते चले जाती है। दूसरी भाषा में बात करें तो मेटल्स होते तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। मेटल सार क्या होते हैं, मेटल सार वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। जनरली मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। फिर अपने पढ़ा नॉन मेटल। नॉन मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाते हैं, और इसी वजह से उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल की संख्या में तो केवल 22 हैं, जिसमें से 10 सॉलिड है, एक लिक्विड है, और 11 गैस है। लेकिन इतना बड़ा यूज है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नॉन मेटल से ही मिलकर बने हैं। पानी, ओशन में जितना भी पानी है, एयर नॉन मेटल से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंबशन के लिए यूज होता, लिख लेना। जलती है कोई चीज एयर की, वो ड्यू टू द ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन जब तक बर्न होगा, यानी बर्निंग को ही क्या कहता है, कंबशन। मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कंबशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज का बर्न हो जाना क्या कहलाया जाता है, वो
कंबशन। तो कंबशन के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? ऑक्सीजन। ये भी याद रखना। बहुत सारे एग्जांपल बताए, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म भी है, डायमंड और ग्रेफाइट, दैट इज कार्बन। फिर ये क्या होते हैं? एक कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कार्बन अलग तो पाया जाता ही है, साथ के साथ उसकी दो फॉर्म और पाई जाती हैं, अलग अलग फॉर्म। एक तो ग्रेफाइट और एक डायमंड ना। वो तो लेड होता है, तो देखा तूने ऑल आउट, उसमें ब्लैक कलर का लगा रहता है, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, आगे। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, ना हीट कंडक्ट करते, ना मेलेबल होते, ना डक्टाइल, केवल ब्रिटल होते हैं। सारे नॉन मेटल जनरली सॉलिड गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमाइन, रूम टेम्परेचर पे। यहां तक हमने पढ़ा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल जो अर्थ की क्रस्ट में है, दैट इज ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन 26%, फेन फॉस्फोरस। ये याद रखना, यहां तक कराया था। ओके, थैंक यू क्लास।